लास्ट टाइम हमने HTML का इमोजी बताया था, सिम्बल्स बताया था, उससे आप लोग यूज करते रहिएगा अपनी वेबसाइट में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। और आज के सेशन में CSS का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट आगे चलेंगे। CSS का बेसिकली यूज़ लुक एंड फील के लिए होता है, अट्रैक्टिव अगर दिखाना है आपको चीज़ों को, फॉर्मेटिंग देना है, क्योंकि सिर्फ HTML से आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, पेज को बना तो सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग की बात जब आता है ना, या कलर वगैरह देने की बात आता है, या फिर और भी किसी तरह का डिज़ाइनिंग की बात आता है, तो फिर CSS यूज करते हैं। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। हम लोग CSS 3 यूज़ करेंगे। CSS 3 जो है सो लेटेस्ट है। अगर आप CSS 3 जान गए तो CSS भी आप कवर ही कर लेंगे, उसी के अंदर ही है सारा कुछ, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप CSS बताते हैं और साथ में फिर उसको HTML के साथ इंटीग्रेट करा करके प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्योंकि HTML ऐसे टॉपिक वाइज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन HTML अभी चलेगा। बोलो कैसे चलेगा? क्योंकि सिर्फ CSS अकेला कुछ नहीं कर सकता है, पता है ना आपको, हैं? सिर्फ CSS अकेला बिना HTML के कुछ नहीं कर सकता। CSS जब भी लगेगा तो HTML के साथ ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। तो चलिए CSS के इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। CSS introduction. CSS is the language we use to style a web page. What is CSS? इसके ज़रा कुछ पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे। CSS stands for Cascading Style Sets. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style set are stored in CSS files. CSS को 2-3 तरीके से आप HTML के साथ इंटीग्रेट करा सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसके बारे में आगे जानेंगे। CSS क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, अगर एक लाइन और भी ऐड करें तो इट इज़ यूज टू मेक अट्रैक्टिव वेब पेज or website. It gives look and feel to the website. Why use CSS? CSS
is used to define styles for your web pages, including the design, layout, and variation in display for different devices and screen sizes. मतलब इसका मतलब ये है कि आप CSS को यूज करके अलग अलग डिवाइसेस के लिए आप उसके लेआउट वगैरह सेट कर सकते हो, अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए आप सेट कर सकते हो। हालांकि अब तो बूटस्ट्रैप का दौर है, लेकिन तब भी कहीं कहीं कस्टम CSS लगाना ही पड़ता है। ठीक, बूटस्ट्रैप के अंदर ढेर सारी लाइब्रेरी फंक्शन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट में कहीं कहीं ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लासेस का यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो बने बनाए बूटस्ट्रैप की क्लासेज और फंक्शन है उसके अंदर चेंज तो आप कर ही नहीं सकते हैं। चाहे किसी भी टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसकी बिहेवियर को थोड़ा ना आप चेंज कर सकते हैं। क्या जी दानिश, किसी प्रीडिफाइंड मेथड के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है क्या? नो सर, नहीं किया जा सकता है। वो तो पहले से किया हुआ रहता है। पहले से किया रहता है और उसको करने का आपको परमिशन है भी नहीं। जिसने बूटस्ट्रैप बनाया है वही उसकी बिहेवियर को चेंज कर सकता है या फिर उसमें कुछ अपडेट कर सकता है। डेवलपर का काम नहीं है उसकी अंदर की फंक्शनैलिटी को चेंज करना। कोई भी लाइब्रेरी, चाहे वो पाइथन का ही पैकेज क्यों ना हो, चाहे वो जावा का पैकेज ही क्यों ना हो, उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता है। बूटस्ट्रैप मानते हैं पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे जगह भी हैं 10% जहाँ पे आपको CSS कस्टम यूज़ करना ही पड़ेगा। यानी बूटस्ट्रैप ने कम्प्लीटली CSS को रिप्लेस नहीं किया है, पार्शियली किया है। क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे तब तो फिर कोई CSS पढ़ना ही नहीं चाहेगा, फिर तो कंपनी CSS डेवलपर डिमांड ही नहीं करेगी। कभी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखेगी कि आपको CSS स्किल भी आनी चाहिए। लेकिन अभी अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में CSS स्किल की डिमांड होती है तो रीज़न उसका यही है। कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं सर, गलती से हो गया था। तो रीज़न इसका यही है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो साथ में कहीं न कहीं CSS को भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे क्लासेज ऐसे बूटस्ट्रैप के। हाँ, बट ये चीज़ है कि अगर जैसे मान के चलिए आपने कोई बूटस्ट्रैप का क्लास लगाया, किसी डिव के लिए लगाया, और उसके साथ साथ कुछ अपनी एड ऑन फीचर से आप देना चाहते हैं। मान के चलिए आपने पैडिंग के लिए PT5 लगा दिया, स्मॉल साइज के लिए SMX लगा दिया, मार्जिन के लिए आपने स्मॉल मार्जिन या फिर जो भी है इसकी लेफ़्ट साइड साइज दे दी। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि इस डिव का कलर भी आए, तो डिव के कलर के लिए तो उसके साथ क्लासेज आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी क्लासेज है जो बूटस्ट्रैप भी देता है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हैं कि इसके जो बॉर्डर का कलर है वो हमारे हिसाब से डिफाइन हो, तब तो आपको CSS की क्लासेज ऐड करनी ही पड़ेगी। वहाँ पे तो बूटस्ट्रैप नहीं चलेगा। चलेगा क्या? मतलब बूटस्ट्रैप ने जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी दिया उसके अलावा अगर आप कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हो तो CSS को आप यूज़ में ले सकते हो। CSS ने टाइम को सेव किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम को सेव कौन किया? बूटस्ट्रैप ने। सर सर ये CSS के हेल्प से मतलब उसमें टेम्पलेट बना हुआ रहता है डिज़ाइन का, या हम लोग खुद से अपने मर्जी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं? दोनों ऑप्शन है। जैसे मान के चलिए CSS तो टेम्पलेट बना के नहीं देगा, ये कोई फ्रेमवर्क तो है नहीं। बूटस्ट्रैप आपका नहीं, फ्रेमवर्क जैसे है। सर मतलब कहने का मतलब जैसे
कुछ कुछ डिजाइन होता है ना जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बना हुआ है पहले से डिजाइन। नहीं, CSS में मतलब ऐसा अगर कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए CSS के अंदर आपने एक क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर आपने लिख दिया कि भाई मैं एक क्लास बना रहा हूँ, उस क्लास का नाम A1 है और इसकी बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, और अब आप उस क्लास को पैराग्राफ के लिए यूज़ कर रहे हो या हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे जिस भी HTML एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। मतलब वो डेवलपर पे डिपेंड करता है कि CSS के क्या प्रॉपर्टीज़ को आप अपने HTML एलिमेंट के लिए लेना चाहते हो। समझे बात? हाँ, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बना बनाया है, मेनू वगैरह सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, बटन आपको बना बनाया मिल जाएगा, अलग अलग वेरिएंट का बटन मिल जाएगा, अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे, फॉर्म्स के लिए आपको मिल जाएगा। मान के चलिए फॉर्म्स आपको बनाना है जिसमें 30-40 फील्ड्स के आसपास फॉर्म्स लेने हैं, तो 30-40 फील्ड्स तो बूटस्ट्रैप नहीं देगा, लेकिन 2-4 आपको देगा। उसी 2-4 के हेल्प से आप 30-40 को कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। ऐसा सीन है, समझे? तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, CSS की फंक्शनैलिटी को और एक्सप्लोर किया। जो चीज़ हम लोग पहले जब बूटस्ट्रैप नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि CSS से ही सारी चीज़ें बनाते थे। जैसे आज बूटस्ट्रैप 9 बार मेनू बनाना है तो वहाँ से उसकी कॉपी की है बूटस्ट्रैप की क्लास को और सीधा ला करके अपने उसमें रख दिए, तो फिर उसकी अलग अलग स्टाइल सेट नहीं करना पड़ा। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना तो मेनू वगैरह भी बनाना होता था, अपने से बनाना होता था CSS के मदद से खाली। बूटस्ट्रैप तो उस टाइम था भी नहीं, समझ गए? तो जब बूटस्ट्रैप आया तो भाई काम एकदम में हो गया कम। CSS डेवलपर तो पहले क्या होता था, डिमांड किसका होता था भाई, डिजाइनर अलग और डेवलपर अलग, डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, एनालिस्ट, है ना, ये सब की जॉब होती थी। लेकिन अब क्या है, फुल स्टैक डेवलपर। अब के ज़माना बदल गया। फुल स्टैक डेवलपर मतलब व्हाट, कि एक ऐसा डेवलपर हो जो CSS को भी देख ले, थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप का भी नॉलेज हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो बना बनाया है, रखने आना चाहिए बस उसको। सारी क्लासेस थोड़े ना रटोगे आप, याद थोड़े ना करोगे, यार सारी क्लासेस को यूज़ थोड़े ना कर पाओगे। मिलियन में क्लास है, हैं? उतना ही यूज़ कर पाओगे ना जितनी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या फिर अपने खुद के लिए बना रहे हो। यस या नो? क्लासेस तो उसके अंदर मिलियंस में पड़े हुए हैं। अब कोई ये कहेगा कि हम मिलियंस ऑफ क्लासेस को क्या नहीं पढ़ सकते हैं, तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तभी बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस को यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि पता चलेगा कि आपने सारी क्लासेस को जैसे ही आप ख़त्म करने चाहे तो बूटस्ट्रैप का एक नया वर्जन आ गया, और जब नया वर्जन आता है तो लॉट्स ऑफ क्लासेज एंड फंक्शन ले करके आता है, तो उसी पे ना ऐड होता है। जैसे मान के चले बूटस्ट्रैप 4 में अगर 10 लाख क्लास है तो 5 आया तो 1 लाख और बढ़ गया, तो 11 लाख हो गए। समझे बात को? तो इस तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। हाँ, उसका आप इतना नॉलेज ले सकते हैं कि भाई क्लासेस को यूज़ कैसे करना है, इस क्लास का मतलब क्या है, और आप उसी क्लासेस के मतलब के बारे में जानना चाहते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उसको मतलब समझिएगा भी नहीं, तो पढ़ना चाहिएगा, तो जब रिक्वायरमेंट आएगा तो उस हिसाब से आप समझिएगा। याद आदमी कितना करेगा, कितनी क्लासेस के डेफिनेशन लिख लिख के याद करोगे? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तब है कि यूज़ करने आ जाएगा तो बड़े आराम से यूज़ कर लेंगे। तो CSS को यूज़ किस लिए किया गया, ताकि लेआउट को डिज़ाइन किया जा सके, अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए उसे डिज़ाइन किया जा सके, अलग अलग डिवाइसेस के लिए उसे डिज़ाइन किया जा सके, इसी के लिए यूज़ किया गया ना। यस या नो? तो चलिए अब मैं इसमें इसने क्या क्या किया उसकी ज़रा पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है CSS सॉल्व्ड ए बिग प्रॉब्लम। ये वाई CSS में आएगा। जैसे मान के चलिए, इसकी कलर को चेंज कर देते हैं।
HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML टैग अगर आप यूज़ करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है. HTML was created to describe the content of a web page like. देखिए ये सब चीज़ों पे ना CSS को यूज़ किया गया. जैसे मान के चलिए कोई हेडिंग लिखना है H1 में या फिर पैराग्राफ में लिखना है, लाइक H2 में दिस इज सेकेंड हेडिंग. तो अब ये सेकेंड हेडिंग एक नॉर्मल टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. या फिर कोई पैराग्राफ लेना है तो दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ. अब इसे रन कराते हो आप लोग HTML में तो प्लेन टेक्स्ट दिखता है, यस या नो? प्लेन टेक्स्ट दिखता है ना जी. तो अब इसे मान के चलो कोई कलर वगैरह देना हो, फॉर्मेटिंग देना हो, फ़ॉन्ट साइज देना हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? CSS यूज करते हैं, नहीं करते हैं? यस सर. तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपको कोई डिजाइनिंग देना है तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा. CSS एट्रीब्यूट के साथ आप उसकी वैल्यूज़ को असाइन करोगे, ठीक है. व्हेन टैग्स लाइक कलर या फिर कोई और ले लो, फ़ॉन्ट ले लो, फ़ॉन्ट साइज ले लो, फ़ॉन्ट एंड कलर एट्रीब्यूट were added to HTML, it started ऐसे लिख देते हैं, when font and color attributes were added to HTML, content will be displayed differently. ठीक है. जैसे आप फॉन्ट या कलर वगैरह को ऐड करते हो, वो ये किसके प्रॉपर्टी है? ऑब्वियस बात है कि CSS की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट तो हम लोग करते नहीं हैं. तो उसका जो कंटेंट होता है उसका लुक जो है चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. कि कलर फिर अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट की साइजेस सेट करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इसके बाद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट वेयर fonts and color information were added to single page became a long and expensive process. इसका मतलब क्या है? मान के चलिए आपने फ़ॉन्ट एंड कलर को आपने किसी पेज में रख दिया, और अगर वेबसाइट बड़ा है तब तो सारे पेजेस में आपको रखना पड़ेगा. तो CSS यहाँ पे सेव क्या कर रहा है टाइम को, कि आप एक जगह पे उसकी क्लास को बना दीजिए और ग्लोबली उसे एक्सेस कर लीजिए, यूज कर लीजिए. समझे? तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, इसे सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C
W3C का फुल फॉर्म है क्रिएटेड CSS, CSS removed the style formatting from the HTML page। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस टाइप के कलर और ये सब चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर CSS वगैरह बनाएंगे। ऐसे तो फिर सारे पेजेस में CSS बनाना होता तो थोड़े एक्सपेंसिव हो जा रहा था। तो फिर अब CSS जो एक्सटर्नल है वहाँ पे काम आ जाएगा। एक जगह बना दिया, ग्लोबली बना दिया, क्लासेस को हमने सारे पेजेस के अंदर एक्सेस कर लिए। लॉट ऑफ वर्क को भी इसने सेव किया, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ा। ये क्या किया, यहाँ पे बिग प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। सेकंड पॉइंट क्या है, CSS saves a lot of work। कैसे, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। CSS मतलब क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में थोड़े पॉइंट एक बार लिखवा देते हैं। लॉट ऑफ वर्क करने का मतलब इसमें में क्या क्या पॉइंट आएगा, किस तरीके से वर्क को सेव किया है उसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। द स्टाइल डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स, जिसके बारे में भी चर्चा कर रहा था। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल सेट फाइल you can change the look of an entire website by changing just one file। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हैं तो पूरी वेबसाइट की कलर को आप एक ही फाइल से चेंज कर सकते हैं। समझे बात को? ये इसने टाइम को आपको बचा दिया, वर्क जो है कम करना पड़ा। समझ गए? इसके बाद CSS सिंटैक्स क्या है, कैसे CSS को डिफाइन किया जाता है, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। A CSS rule set contains a selector and a declaration block। वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे मान के चलिए हमें H2 के लिए कोई क्लास बनाना है तो यहाँ पे H2 हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई कलर दे दिया, मान के चलो रेड कलर दे दिया, और फ़ॉन्ट की साइज मान के चलिए हमने 14 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो H2 यहाँ पे क्या हुआ, H2 एक सेलेक्टर है जिसे मैं आपको एरो की से बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे H2 क्या है, एक सेलेक्टर है। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे सेलेक्टर के भी कई सारे टाइप होते हैं, बताऊंगा उसके बारे में। ये जो सेलेक्टर हुआ आपका, ये नेम हो गया कि आप किसी टैग के नेम से भी सेलेक्टर बना सकते हैं। ये कंप्लीट आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक हो गया। दूसरा एरो कुछ ले लेते हैं इसके अंदर। ये आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक हो गया।
ये पूरा जो लाइन है वो डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आ गया। इसको मैंने एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ पे लाइन वाला, इस तरीके से। ये डिक्लेरेशन ब्लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया सिलेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो गया और ये वैल्यू हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये वैल्यू हो गया। ये तो पता ही होगा आप लोग को। कोलन यहाँ पे इक्वल टू की तरह एक्ट करता है। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते थे ना उसमें पाइथन में, तो वेरिएबल का नाम देते थे पहले, फिर वैल्यू लिखते थे। वेरिएबल का नाम फिर वैल्यू। उसी तरीके से मान के चलिए प्रॉपर्टी का नाम है CSS में और ये इसका वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये इसका वैल्यू है। तो इसको भी एरो के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी। और ये हो गया वैल्यू। इसको हटा देते हैं। अब समझ में आ रहा है शशांक? यस सर। ये लाइन जो मैंने लिखा है ना डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये लाइन आप हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हो, वर्टिकल में भी लिख सकते हो। मान के चलिए अगर 10 प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखना है तब तो इस लाइन में, एक लाइन में नहीं आएगा। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर वैल्यू, सेमीकोलन जरूर लगाना है लास्ट में। फिर ये मल्टी लाइन में कैसे लिखाएगा, कलर रेड आ जाएगा, फिर इसको एंड मारेंगे एंटर। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा फ़ॉन्ट साइज, उसकी वैल्यू। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में फ़ॉन्ट साइज और कुछ और प्रॉपर्टी जैसे बैकग्राउंड कलर या फ़ॉन्ट साइज या फिर फ़ॉन्ट फैमिली या फिर कोई और भी प्रॉपर्टी। तो सारे लाइन बाय लाइन आ जाएगा। और लास्ट में सेमी कोलन ज़रूर लगाना है क्योंकि सेमी कोलन सेपरेटर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे पाइथन में तो आप लोग सेमी कोलन नहीं लगाए होंगे, लेकिन जो C++ पढ़े हैं उन्हें सेपरेटर का नॉलेज है। दानिश को पता होगा सेपरेटर हम लोग कब लगाते हैं। वेरिएबल टर्मिनेशन के लिए सेपरेटर लगाया जाता है ना। और कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कोई स्टेटमेंट अगर टर्मिनेट कर रहा हो, ज़्यादातर तो वेरिएबल टर्मिनेशन ही रहता है तो वहाँ पे लगाते हैं, है ना। या फिर कोई स्टेटमेंट जैसे मान के चलिए प्रिंट लिखना हो C++ में, कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो तो वहाँ पे टर्मिनेटर लगाया जाता है। तो टर्मिनेटर जो है इसे यहाँ पे सेपरेटर का काम कर रहा है, यानी आपकी एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी के साथ ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब सेलेक्टर होता है क्या है, इसके बारे में ज़रा 2 लाइन लिख देते हैं। Selector indicates the HTML element you want to style. It could be any tag like h2, p tag, etc. कोई भी टैग के नाम, आप बॉडी भी लिख सकते थे यहाँ पे। अगर आप बॉडी लिखते हैं यहाँ पे तो फिर ये बॉडी के लिए इसका एट्रीब्यूट काम करता, प्रो इसके डिक्लेरेशन ब्लॉक काम करते पूरे। हमने H2 लिखा है तो H2 जहाँ पे भी होगा ना, जिस उस पेज के अंदर जितनी भी H2 होगा ना, शशांक दानिश, सबका कलर रेड हो जाएगा। और जितनी भी H2 हेडिंग उसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी हो जाएगी, 14 पिक्सल।
इसी में अगर मान के चलो मुझे फ़ॉन्ट कलर देना, फ़ॉन्ट कलर तो रेडी है, अगर बैकग्राउंड कलर देना होता तो बैकग्राउंड कलर भी दे देता मैं यहाँ पे। तो अब इस पेज के अंदर मान के चलो अगर आप कहीं H2 का CSS डिक्लेरेशन सिंटैक्स डिफाइन कर रहे हो, तो CSS पेज के अंदर जितने भी H2 एलिमेंट हैं, H2 टैग हैं, वो सब का कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो और फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो जाएगा। समझे? अब इसी चीज़ को अगर आप ग्लोबल यानी एक्सटर्नल CSS फाइल के अंदर रखते हो, तो फिर उस लार्ज वेबसाइट के अंदर अगर आपने ग्लोबली रख दिया, एक्सटर्नल रख दिया, तो लार्ज वेबसाइट के अंदर जितनी भी H2 होगा वो सब के सब H2 का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। इसे तो सिंगल पेज में रखिएगा तो सिंगल पेज के लिए अफेक्ट करेगा। अगर आपको मल्टीपल पेजेस के लिए रखना है तो फिर एक्सटर्नल CSS के अंदर एक फाइल बना के रख देंगे। 3 तरीके से CSS को HTML के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी बताता हूँ सेलेक्टर क्या है, तो पता चल गया कि किसी भी HTML एलिमेंट को आप सेलेक्टर के नाम दे सकते हो। इसके अलावा भी आप दे सकते हो, मान के चलिए आप H2 के कलर चेंज करना चाहते हो और आप क्लास का नाम शशांक लिखना चाहते हो या माई क्लास लिखना चाहते हो या कोई और देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर तब क्या करना होगा ना कि उस H2 के क्लास वाले वैल्यू के प्रॉपर्टी के अंदर उस क्लास को आपको कॉल करना होगा। अभी आपको H2 के किसी भी क्लास को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में खाली H2 आप डिफाइन कर दोगे, हेडिंग 2 को डिफाइन कर दोगे, ऑटोमेटिक उसका कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो और फ़ॉन्ट की साइज़ 14 पिक्सल हो जाएगा। ये फ़ायदा है। हालांकि इसे सेलेक्टर कितने टाइप से होते हैं, कितने तरीके से डिफाइन करते हैं, वो आगे आने वाला सेशन में बताएंगे। आज आपको बता देते हैं प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक से क्या समझते हैं, यानी इसे कंप्लीट करा देते हैं। The declaration block can contain one or more declaration separated by a semicolon. ठीक है? For the above example, there are three declaration. ठीक है? First, color, that is red. Second, font size, that is 14 pixel. And third, background color, that is yellow. ये थर्ड डिक्लेरेशन हमने दिया ऊपर में। ठीक है? Each declaration contain a property name and value separated by एक कॉलन। अब प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में जरा जानते हैं। ए प्रॉपर्टी is a type of attribute of HTML element. It could be color, border, ठीक है, font size, font weight, etc. ये प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, मतलब काउंट करोगे तो काउंट नहीं होगा भाई, इतना सारा प्रॉपर्टी है। वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, वैल्यूज आर असाइन्ड टू CSS properties
In the above example, value LO, value red is assigned to color property, value yellow is assigned to background color property. अब आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. एंड वैल्यू 14 पिक्सल इज असाइन टू फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी. अब आप लोग क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है. कोई दिक्कत है? इसमें वैल्यू क्या हो गया, 14 पिक्सल, ये भी वैल्यू है, एलो ये भी वैल्यू है, और प्रॉपर्टी क्या हो गया, फॉन्ट साइज, कलर एंड बैकग्राउंड कलर. क्लियर दानिश, शशांक? यस सर. थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा इस पे थोड़ा. आज CSS में इतना ही रखते हैं. कल मतलब नेक्स्ट क्लास में सेलेक्टर के बारे में थोड़ा इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, कितने तरीके से सेलेक्टर हम लोग बना सकते हैं CSS के अंदर और कैसे कैसे कॉल किया जाता है. इसको मैं PDF बना के भेज रहा हूँ, आप लोग नोट्स वगैरह अपना बनाते रहिएगा. सारा पीछे का वेब डेवलपमेंट का नोट्स एकदम रेडी होना चाहिए. मैं कभी भी देख सकता हूँ कॉपी. नोट्स ज़रूरी है. कभी कभी नोट्स बनाते समय अगर लगता है कुछ थोड़ा सेंटेंस में अगर इधर उधर हो तो आप लोग सुधार सकते हैं, फुल छूट है. ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही. इसे मैं PDF बना के भेजता हूँ और आप लोग से फिर नेक्स्ट मिलता हूँ. ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट डे.